सबसे पहले उस जगह के बारे में बताइएगा जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये कौन-सा आश्रम है? उसके बारे में ये मुझ आपको इस पार्ट में पहले तो आपका लालगुन टॉप का जो भी पिताजी आप आए हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए, उसलिए आपका धन्यवाद और आपके कैमरामैन को भी धन्यवाद देते हैं और आपके जितना भी व्यूअर है लालगुन टॉप चैनल का सबको हार्दिक नमन करते हैं। आप जहाँ पर आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं ये चकमा बौद्ध विहार कहते हैं, ये बौद्ध माया सरोवर एरिया में करते हैं, बहुत लोग मिंजरिया भी कहते हैं। और ये वार्ड नंबर अगर कहा जाए तो 21 है, वो क्या नगर पंचायत का वार्ड नंबर गया जिला के अंतर्गत बिहार है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आश्रम है ये कब बना, इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, ये करीब आपका 2000 साल के इर्द-गिर्द में ज़मीन खरीदा गया था। तो 2000 साल से करते करते आज इतना साल का चार्मी है इसका। किसने बनवाया इस आश्रम को? अगर ये बात कहेंगे तो हम लोग को एक कमेटी जिसको आप ट्रस्ट कहते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट के रूप में ज़्यादा जानते हैं, ट्रस्ट के द्वारा हम लोग बनाए हैं। तो मतलब ट्रस्ट में मतलब डोनेशन के ज़रिए हाँ बनी है? हाँ, लोग दान देते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, आम श्रद्धालु जो आते हैं हमारे यहाँ कहते हैं 1-2 दिन 3 दिन कहते हैं तीर्थ यात्रा ही करते हैं। जो आपकी बौद्ध के में जो पवित्र महाबोधि वृक्ष के नीचे जा करके सभी का इच्छा रहता है हम उसका दर्शन करो या वहाँ जाकर पूरा पूजा अर्चना करो, सभी का इच्छा रहता है। उसी के कारण से इसका बाहर से क्यों भाई पूरे दुनिया के कोना कोना से लोग यहाँ आते हैं। आपका ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज को मैं बहुत कम देखा क्योंकि थोड़ा गरीब है इसलिए आ नहीं पाते होंगे। अगर नाइजीरिया का बात करें, साउथ अफ्रीका का बात करें या उगांडा का बात करें, वहाँ से लोग थोड़ा कम आ पाते हैं। लेकिन आपका इधर मध्य प्राच्य से अगर बात करें, हम इसराइल का लोग भी यहाँ देखें आपको, और यूरोप से तो अलग अलग देशों से, आपको जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, पोलैंड से, आपकी इर्द गिर्द जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है सभी लोग यहाँ आते हैं। और ये साउथ एशियन कंट्री है आपकी, जैसे हमारे थाईलैंड हुए, म्यांमार हुआ, बदिया हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ। तो ठीक है, हमारे और एक पड़ोसी मुल्क है जो श्रीलंका नाम, और एक पड़ोसी मुल्क है भूटान है, और एक पड़ोसी मुल्क है नेपाल है। तो यहाँ से भी बहुत लोग आते हैं साल भर। हाँ, जब यहाँ गर्मी जब पड़ते हैं, जैसे आपको मार्च महीने के बाद जब यहाँ गर्मी शुरू होती है, तो मुझे लगता है शायद कलकत्ता जैसा जिस तरह का गर्मी है या दिल्ली में जिस तरह का गर्मी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बिहार में लगता है। जैसे महसूस तो होता है उस तरह का गर्मी ज़्यादा यहाँ पड़ता है। तो आपको अगर अप्रैल के बाद मई जून तक लोगों को या जुलाई तक लोगों को थोड़ा कम आना जाना रहता है बाहर की, तो ठीक है, कुछ ना कुछ लोग तो आते ही भारत के भी अलग अलग कोने से आना जाना करते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आपको सितंबर के बाद या अक्टूबर महीने की बात करें, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ज़्यादातर लोग हम श्रद्धालु आना जाना करते हैं। बुद्धिज़्म में बोध गया का क्या महत्व है? हमारा बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार, आस्था के अनुसार 4 जगह का महत्व है, जिसका एक जगह का हमने जिक्र किया। 4 ये जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म ली, जिसका लुम्बिनी नाम जो नेपाल में मौजूदा है, उसका सबसे महत्व भी कम नहीं है क्योंकि उनका जन्मभूमि रहा है। तो ठीक है, अगर जन्मभूमि के बाद कर्मभूमि अगर देखा जाएगा तो ठीक है, आप बौद्ध को अगर उनकी कर्मभूमि माने बोलेंगे या उस तरह का सोचा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी बौद्ध के नीचे में उन्होंने बैठ के अपना ध्यान लगाया। बहुत ध्यान लगाने के बाद ही तब बुद्ध बने, मतलब उसका एक इनलाइटनमेंट स्टेटस उन्होंने अचीव किया। आम जो आदमी के पास वो स्टेटस नहीं होते, वो आम साधारण नागरिक हो, साधारण व्यवसाय हो, साधारण वाहन चालक हो, साधारण मंत्री हो, विधायक हो, या जो भी हो, या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनके पास वो स्टेटस नहीं होते। वो मन का एक स्थिति है, जिन्होंने उसका अचीव कर लिया, वो करीब करीब आपको उसको बुद्ध को ही कहा जाता है, बुद्ध ही कहा जाता है। तो
ये अवस्था बुद्ध की अवस्था है, जिसको अराउंड भी हम लोग कहते हैं पाली लैंग्वेज में। और ये पाली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कोलंबिया का लैंग्वेज नहीं है, ये उगांडा का लैंग्वेज नहीं है, आपकी नाइजीरिया का लैंग्वेज नहीं है, या इराक का लैंग्वेज नहीं, ईरान का लैंग्वेज नहीं, या सऊदी अरब का लैंग्वेज नहीं, हिंदुस्तान का लैंग्वेज है। ठीक है, सेंचुरीज का जो रोटेशन होते हैं, समय का जो परिवर्तन होते हैं, उसमें बहुत सारी शब्द लोग भूल जाते हैं या लोगों के प्रचलन में नहीं रहते हैं। लेकिन ये एक शब्द है जिसको अरहंत कहते हैं, अरहंत प्राप्ति उन्होंने कहा है। तो ये अरहंत प्राप्ति का जो जगह है वो तो क्या कहते हैं, इटली में नहीं, वो तो भाई इधर थाईलैंड में नहीं, वो कम्बोडिया में नहीं, श्रीलंका में नहीं, वो हिंदुस्तान में भी बोध गया नहीं है, बिहार में ही है, केरला में नहीं, मैं तमिलनाडु में नहीं, बोध गया नहीं है। तो वहाँ आकर के उन्होंने तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद अपना ज्ञान प्राप्ति होते हैं। ये दूसरा जगह है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। उसके बाद यहाँ से वो पहले सारनाथ जाते हैं। ठीक है, आज गया में हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा से बहुत लोग वाराणसी ट्रैवल करते होंगे, दिल्ली ट्रैवल करते होंगे, कलकत्ता जाते होंगे, यहाँ से बैंकॉक जाते होंगे, यहाँ से भूटान जाते होंगे, टीपू या कोलंबो में जाते हैं, आना जाना कर रहे हैं लोग, क्योंकि हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। लेकिन वो जमाना में तो नहीं, वो कैसे गए वो? जैसे भाई एक उदाहरण है, मेरा दादा थे, आपका भी दादा है, आपने आपका दादा को नहीं देखा, या आपका दादा को आपने देखा हो, या मैं भी देखा हो। तो मेरा का जो दादा है या आपका जो दादा का जो दादा है, आप तो नहीं देखे, हम भी नहीं देखे। इसके मतलब क्या आप कहें आपका दादा का जो दादा है वो नहीं थे दुनिया में, या मेरा जो दादा का जो दादाजी थे वो नहीं थे दुनिया में, थे। तो ये क्योंकि आज हमारे रिप्रोडक्शन जो साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस जो है काफ़ी एडवांस है, सभी प्रूव कर लेते हैं। तो हमारा जो ये ह्यूमन जनरेशन ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जिस ज़माना का हम लोग बात कर रहे थे, उसी ज़माना का ये एयरपोर्ट का दुनिया में मौजूद है, या हो सकता है उस समय रेलवे ट्रैक भी नहीं, हो सकता है 4 पाया वाहन थे नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने बहुत देर से पैदल चलते हुए सारनाथ गए, जो आजकल ज़्यादा वाराणसी के रूप में लोग जानते हैं। तो वहाँ पहले उन्होंने फर्स्ट डिस्कोर्स डिलीवर किया, दैट इज द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ द लॉ ऑफ द एक्सेसिबल इनलाइटमेंट। ये पहले उनका हम लोग थोड़ा सा पाली लैंग्वेज में उसको धम्म चक्र कहते हैं। तो ये धम्म चक्र उन्होंने पहले वहाँ बताया, जो बाद में बौद्ध लोगों के बीच में इसको कहते हैं विश्व प्रसिद्धि लाभ की, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद काफ़ी साल सारनाथ में उन्होंने बिताने के बाद श्रावस्ती में काफ़ी साल बिताए। उसके बाद उनका अंतिम जो सांस लेते हैं वो है कुशीनगर में। तो ये जो 4 स्थान है, जी की लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर, जो दोनों उत्तर प्रदेश में है, ये बौद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ा श्रद्धा का जगह है और बहुत बड़ा आस्था का, जिसको प्राण स्थली आप कह सकते हैं। मुझे आप बताइए, बुद्धिज़्म भारत में और बुद्धिज़्म वर्ल्ड में क्या स्थिति है, उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको उगांडा का नाम ले रहे थे, हो सकता है 200 साल पहले उगांडा में कोई बौद्ध धर्म बोलने वाला, मानने वाला नहीं, लेकिन आजकल उगांडा में कुछ लोग बौद्ध धर्म मानने लगा। मतलब बुद्ध को आप कहेंगे सिखाने लगा या पूछने लगा, या उनका आदर्श को अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए सीखने लगा। तो ठीक है, इसी तरह का जिस समय बुद्ध यहाँ सशरीर विचरण कर रहे हैं या पैदल कर रहे हैं, उस समय थाईलैंड में तो बहुत लोग नहीं थे। तो ठीक है, उन्होंने बाद में जानकारी हुई बुद्ध के बारे में, फिर उन्होंने इनका उन्होंने ये बात जो अभी बुद्धिस्ट कहता है। तो उसी तरह का म्यांमार में भी लोग नहीं थे, कम्बोडिया में नहीं थे, लाओस में नहीं थे। लेकिन परवर्ती काल में बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध का जो विचारधारा है वहाँ ले गया, लोग उसको शिकार श्रेप ने अपना ज़िंदगी में जीने लगे उसी के द्वारा। आप करते करते आप मान लीजिए जो कम्बोडिया में, लाओस में या थाईलैंड में ज़्यादा मिले तो वो तो कोई मानता है, दूसरा धर्म वाले कम संख्या में है। और हमारे एक पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका है, तो श्रीलंका में भी ठीक है, वहाँ भी दूसरा धर्म मानने वाले हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम है। अगर नगण्य कहा जाए तो झूठ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। और हमारे एक पड़ोसी मुल्क है जिनके नाम भूटान है। मुझे लगता है भूटान के बारे में भारत के लोग सभी लोग जानते हैं, सब बौद्ध धर्म मानते हैं। ठीक है, नेपाल में है, कुछ लोग बौद्ध धर्म भी मानते हैं और कुछ लोग अन्य धर्म भी
अपना मानते हैं, जो अपनी इच्छा है उसी अनुसार इस तरह का करते हैं। लेकिन आप अगर मान लीजिए ये अगर जिक्र करूँ मैं कि बुद्ध का जो आम लोगों के साथ बात करने का जो भाषा है वो पाली भाषा का। अब वो जो पाली भाषा ग्रंथों में तो है पाली भाषा, उनकी जितना भी बताया हुआ ये बात है सब पाली भाषा में। तो उस पाली भाषा से आधुनिक जो भाषा आप कर सकते हैं या मॉडर्न लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं, जैसे अगर कहा जाए तो मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलूँगा या फ्रांस की लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर उस एंशियंट हिस्टोरिकल लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए तो भारत का कोई स्कॉलर उसमें टाइम नहीं दिया। उसमें प्रोफेसर रीस डेविस का नाम आता है, जो लंदन में जन्म लिया। उन्होंने पाली टेक्स्ट सोसाइटी वहाँ बनाया लंदन में, आपको करीब 100 साल पहले की बात है। पाली टेक्स्ट सोसाइटी के द्वारा ये पाली सीख करके उन्होंने पाली से भगवान बुद्ध का लैंग्वेज को उन्होंने उपदेश को उनकी जो एडवाइसेस है, उनकी जो क्या कहते हैं गाइडेंस है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज का जो रीडर है उनके पास पहुंचाने के लिए लंदन में बैठ कर उसको अनुवाद करते हैं। उसको सिर्फ अनुवाद नहीं है, उसका सप्ताह है किताब के रूप में, जो पहले पाली लैंग्वेज में था वो ट्रांसलेशन करके फिर उनका इंग्लिश वर्जन, जिसको शायद ज़्यादा आपका रीडर होगा तो समझे, इंग्लिश वर्जन करके उसको वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन को शेयर करते हैं लोगों के साथ। ये तो एक हुई। दूसरा, और कई वेस्टर्न स्कॉलर अपनी अपनी भाषा में दूसरा भाषा में वो इस तरह का अनुवाद किए हुए हैं। ठीक है, थाईलैंड में तो अपनी जितना भी तीर्थ ग्रंथ ही है, हमारे भगवान बुद्ध का जितना भी उपदेश है वो थाई लैंग्वेज में ही है, जैसे तिब्बतियन लैंग्वेज में उनमें अपना है, लेकिन मूल जो है बुद्ध का जो वाणी है, बुद्ध का जो उपदेश है सब पाली लैंग्वेज में है। लेकिन पाली लैंग्वेज से भी लोग जब उसको जीने लगे, उनके उपदेश के अंतराल जीने लगे या जीने की कोशिश करने लगे, तो इतना नहीं है कि उनको भाषा को समझने के लिए, उनको उपदेश को समझने के लिए उसको अनुवाद करके लोगों के बीच में कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे मतलब बिछा दिया जाए या प्रचार किया जाए, उसका भी प्रयास रहा है। बुद्धिज़्म की सीख क्या है? अगर हम कहें कि हर धर्म से होता है कि ये उद्देश्य है, ये सीख है, क्या कह गए थे बुद्ध? वो 3-5 बुद्धिज़्म जो है, बुद्ध ने पंचशील का बात करते हैं। तो बाद में तो भारत में पंचशील का थ्योरी भी बहुत लोग मनाते हैं, बहुत लोग ग्रहण कर लिए, लेकिन ये थ्योरी जो है बुद्ध ने ही बताया था पंचशील। उसमें पंचशील मतलब ये पांच तो 5 ऑप्शन है। शील मतलब सदाचार, शिष्टाचार, जो दुराचार नहीं है, जो पदाचार नहीं है। तो ये जो पंच व्यवहार है, पंच शिष्टाचार है, ये पंचशील के रूप में हम लोग पाली में करते हैं। तो पंचशील बेसिकली उन्होंने बताया। तो उसमें जैसे आपका प्राणायाम नहीं करने का बात करता है, चोरी करने का नहीं करने की बात करता है, व्यभिचार नहीं करने का बात करता है, एक दूसरा से झूठ बोल करके ठगने के बाद। इसके अलावा ये हमारे आजकल थोड़ा सा एक कल्चर हो गया ना कि हम थोड़ा पी करके थोड़ा सा जो एल्कोहल है, मद मदिरा से आप दूर रहें। ये जो 5 का शिक्षा है उनका ये बेसिक है। हर बुद्धिस्ट आपकी तरह ही अटायर में रहता है, जैसे आपकी पोशाक है, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, क्या हर बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं वो ऐसा करते हैं? हाँ, जो बुद्धिस्ट आम जो श्रद्धालु बुद्धिस्ट हैं वो हमारी तरह वेशभूषा नहीं पहनते हैं, जिसको चीवर हम लोग कहते हैं। तो चीवर कौन पहनता है? जो बुद्धिस्ट मॉन्क बांधते हैं। जो बुद्धिस्ट मॉन्क बांधते हैं वही हमारी तरह चीवर पहनते हैं और हमारी तरह बौद्ध विहार में रहते हैं। बौद्ध लोग तो बौद्ध मंदिर ही कहते हैं, ठीक है, उनका असली हम लोग बिहार ही कहते हैं, तो बौद्ध बिहार में रहते हैं। और जो आम बौद्ध है, वो अपने परिवार में ही रहते हैं, उनके भी अपना परिवार होते हैं, उनके भी अपना आम जो साधारण लोगों का जीवन यापन होते हैं वही करते हैं सब कुछ। लेकिन यह है कि वो जहाँ पर धर्म का मामले में है वो बुद्ध को ही मानते हैं, बुद्ध को ही अपना प्रेरणा स्वरूप मानते हैं। और दूसरा जो धर्म के हैं उनमें विश्वास शायद नहीं रखते हैं। मॉन्क कौन होते हैं? मॉन्क तो वही होते हैं जो मॉन्क का जो नियमावली है, मॉन्क का जो आदर्श है, मॉन्क का जो डिसिप्लिन है या इथिक्स है, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो उसको ज़िंदगी में जीते हैं, उसी को ही मॉन्क होता है। मान लीजिए एक उदाहरण है
कोई भी व्यक्ति है अगर ये कपड़ा पहन ले तो उनको बोलचाल में तो होंगे नहीं, क्योंकि मौन इस कपड़ा पहनने के बाद भी अगर जब तक उसे जिएंगे नहीं तो मौन तो होंगे नहीं। जैसे उदाहरण तौर पर हम बताते थे, मान लीजिए अगर कोई बकरी है तो बकरी को आप बाघ का चमड़ा पहना देंगे, बाघ तो बनेगा नहीं, चमड़ा पहना दिया आपने बकरी को। तो उसी तरह अगर इस तरह का मौन का जो वेशभूषा है तो वो सिर्फ पहन लेंगे तो मौन तो होंगे नहीं। उसमें काफ़ी समझना पड़ता है, काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, काफ़ी जीना पड़ता है उसमें, तभी मौन आता है। बिल्कुल। जैसे आपने मॉन्क बनना चुना या जनरेशनल आपके यहाँ आपके पिताजी, दादाजी, परदादा सभी लोग मॉन्क थे? नहीं, हमारा कम्युनिटी में असली जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उसके चकमा कम्युनिटी कहते हैं। हमारे कम्युनिटी में सदियों से बौद्ध है, जबकि ये देखा गया भारत में जब अंग्रेज आए थे करीब 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने तो ऐसे नहीं आए, ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लाया, उसके साथ बहुत कुछ लाया जिसको हम लोग मिशनरी कहता है, जो क्रिश्चियन मानने का वो भी लाया उन्होंने। बहुत सारे लोग तो क्रिश्चियन ही बन गए थे अंग्रेज जमाना के, अंग्रेज काल में। लेकिन हमारे कम्युनिटी में कोई दूसरा धर्म को एक्सेप्ट करने का या दूसरा धर्म को मानने का कोई ये विचार उन्होंने नहीं लिए, यह धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया, कोई स्वीकारा नहीं है। हर एक समय आज़ादी के पहले, अंग्रेज आने के पहले से ही बौद्ध थे। अब ये है कि किसी के दौर में उनके दादा का दादा मॉन्क्स थे, किसी के दौर में नहीं थे, इस तरह का है। अब जहाँ सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, सबका ही माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप चाहे ये मॉन्क बने, ऐसे नहीं बने। उसके हमारे जो विश्वास है, बौद्ध धर्म का जो विश्वास है, हमारा जो पहले जन्म है, जन्म में अगर हमारा पुण्य काम नहीं होंगे या उस तरह का हम काम नहीं किया होगा, मॉन्क नहीं बन सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ है जो हमको बिलीव करता है, जो हमको विश्वास में है। तो अगर मान लीजिए कि कोई माँ बाप अगर चाहेंगे उनको बेटा मॉन्क बना दे, तो नहीं हो सकता भाई। उनके अगर पूर्व जो कर्मफल है उससे जुड़ा हो और वर्तमान प्रोसेस था, अगर वर्तमान में अगर प्रोसेस था करता है कि नहीं करता है, उसमें भी निर्भर करता है। अगर वर्तमान ज़िंदगी में वो मॉन्क बनना ही नहीं चाहता लेकिन उनका माँ बाप चाहता है, तो कैसे होगा? तो इसलिए मॉन्क बनने के लिए अपनी निजी ज़िंदगी में प्रेजेंट लाइफ में एफर्ट और पहले जन्म का उन लोग का फल तभी बन सकता है। तो समझ गया। इट मीन्स आप मॉन्क हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आपसे पहले कोई आपके परिवार में मॉन्क रहा नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो शादी होती नहीं, शादी नहीं तो जन्म नहीं। हाँ, ये तो, लेकिन ये भी है, हमारा दादा का जो पिताजी थे उनके जो भाइयों में कोई मॉन्क था। भाई हमारा जो ग्रैंडफादर है वो लोग कई ब्रदर थे, तो उनमें एक भाई मॉन्क्स थे। आपकी मॉन्क बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए बिकॉज ये मैं कहूँगा इतना नॉलेज बढ़ गया हम भी 20-21 ईयर ओल्ड। आप देखिए उस समय से हम थोड़ा मोड़ा जो भी कोशिश किए, सर ऐसा नहीं कि बुद्ध को ही पढ़ा, ऐसा नहीं, क्या कहते हैं बेसिक टीचिंग ऑफ द बुद्ध और लाइफ ऑफ द बुद्ध, ऐसा नहीं। मैं कोशिश की विवेकानंद को भी, क्योंकि विवेकानंद तो आधुनिक बुद्ध का फॉलोअर अपने को पता था, अपना ही बोलते हैं कि आई एम दी सर्वेंट ऑफ द बुद्ध, तो विवेकानंद ने कहा। तो उसका भी मैंने पढ़ा था, तो देखने के बाद लगा कि दुनिया में तो कई फिलोसोफर हुए, कई रिलीजियस प्रीचर हुए, कई रिलीजियस क्या कहते हैं स्थापना की है दुनिया में, लोगों को शांति देने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि बुद्ध एक ऐसा आदमी है जिसमें कहते हैं दम है, जिसमें क्या कहा जाए उसे, जिसको मानने से, जिसको जानने से या जिसको जीने से इसी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ अचीव किया जा सकता है, जिससे उन्होंने इनलाइटनमेंट की। अगर मुझे इनलाइटनमेंट नहीं भी मिलता लेकिन कुछ तो मिलेगा, तो उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यात्रा शुरू हुई। और अगर मैं कहूँगा कि आई थिंक इन दोज डेज हो सकता है उस समय उस जनरेशन में बहुत लोग मॉन्क बनना ही पसंद नहीं थे होंगे, लेकिन आई वॉज लकी, आई डिसाइडेड माई सेल्फ दैट आई कैन बी एज ए मॉन्क इन माई लाइफ। तो आप ये मॉन्क का जीवन कब से जी रहे हैं? मैं आधा ज़िंदगी से ज़्यादा तो मॉन्क है। मैं जब
20 साल रखिए 20 साल हुए उसी समय से मॉन्क बना। तो आप इसमें इससे ज़्यादा मैं मॉन्क लाया नहीं। आपकी आपने जो रेगुलर पढ़ाई लिखाई होती है वो भी हाँ अपनी। नहीं, देखिए अगर हम मॉन्क्स नहीं बांधते, मान लीजिए मुझे एमएनसी में नौकरी करना है, तो एमएनसी में नौकरी करना है तो भाई यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं लेंगे, फिर कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, एडमिशन नहीं होगा तो नौकरी कैसे मिलेगा? तो ये एमएनसी है, नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट दिखाओ पहले। आप इसमें तो अगर सर्टिफिकेट जरूरत ही नहीं। उसके अलावा आपके पत्रकार अगर बनेंगे तो कहेंगे मास कम्युनिकेशन में डिग्री ये है, कहाँ से पढ़ा क्या है, पहले तो वो पूछेंगे ना। तो जहाँ तक भाई मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट लेके लिए मुझे क्या करना है? इसलिए हम कभी नहीं सोचते। जब भी बोधिया में यूनिवर्सिटी है, बिहार राज्य में काफ़ी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी पुराना यूनिवर्सिटी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के तो पेपर डिग्री लेने का मुझे कोई हिस्सा नहीं थी, क्योंकि हिस्सा इसलिए नहीं थी, मुझे कोई नौकरी तो करना नहीं और उस तरह का जहाँ पर ये कागज़ का डिग्री जरूरी पड़ता है उस तरह का काम तो करना नहीं है। हम मंक्स हैं जिसमें हम जीना चाहता है, जिसमें हम रहना चाहता है, जिसमें उस तरह का कि भाई लंदन यूनिवर्सिटी का डिग्री है कि जेएनयू का डिग्री है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिग्री है, उसका पूछा नहीं जाता है। आजकल तो डिग्री का काफ़ी पूछ हो रहे हैं, भाई इसका डिग्री दिखा जाए, उसका डिग्री दिखा जाए। तो हमको तो कोई डिग्री पूछता नहीं है, तो वो डिग्री लेकर हमको क्या करना है भाई? जैसे हम अलग अलग मोनेस्ट्री में भी गए तो वहाँ देखिए बचपन से ही वहाँ मोनेस्ट्री में जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ 8वीं तक होगा फिर आगे ऐसे लामा बनेंगे। मॉन्क और लामा इन दोनों में क्या अंतर है और क्या बचपन से ही उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है या 20 साल के बाद ही ऐसा कुछ? आपने जिसको कहते हैं जो फुल प्लेजर मॉन्क है, फुल प्लेजर मॉन्क है आपकी अगर 20 साल अगर नहीं मानते हैं तो उसका फुल प्लेजर मॉन्क आप नहीं मान सकते। लेकिन उसकी जो प्रिपरेटरी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तों चाइल्ड मॉन्क, तो उनकी नोविस कहा जाता है, अंग्रेजी में नोविस कहा जाता है और हमारे पाली लैंग्वेज में हम लोग श्रावणेरा कहते हैं। तो श्रावणेरा के बारे में बात कर रहे होंगे। तो उसको बेसिकली मोनेस्ट्री में रह करके पठन पाठन का सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल में जिस तरह का प्रकार ये रहते हैं तो उससे तो थोड़ा अलग ही है, क्योंकि एक ही जगह में रह करके पर्टिकुलर एक ड्रेस में रह करके सीखता है पड़ता है। नॉर्मली स्कूल में आजकल तो ठीक है, अगर व्यवस्था है तो बस से स्कूल में जाते जाते रहते हैं, इस तरह का व्यवस्था होती है, तो यही फ़र्क है। तो हो सकता है नॉर्मल स्कूल में आजकल ज़्यादा पेरेंट का मुझे लगता है और या स्टूडेंट का भी उस तरह का क्रैश होएंगे जो ये मल्टीमीडिया का कोर्स वगैरह करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स वगैरह करें, ज़्यादा उसमें रुझान होंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज वगैरह है या जॉब चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अब इस तरह का मोनास्टिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें तो उसमें ज़्यादा नॉर्मली एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं होंगे। ये होगा कि वो एज ए नोविस मॉन्क कैसे सीखे, अपना आचरण में कैसे बदलाव लाए, अपने किताबों में किसी ज़्यादा पढ़ पाए, ज़्यादा सीख पाए, इस तरह का रहता ही है। तो जैसे वो जो आपने बताया कि नोबी होते हैं, छोटे बच्चे जो मॉन्क होते हैं, चाइल्ड मॉन्क होते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते करते आपके स्तर तक हाँ, पहुँचेंगे। जा सकता है, जा सकता है। आपने 20 साल में मॉन्क बनना चुना, उन्होंने बचपन से चुना, हाँ, उनके हाँ, परिजनों ने। हाँ। तो क्या मॉन्क बनने के बाद परिवार से अटैचमेंट खत्म हो जाता है? हाँ, ये तो है। ये बहुत सारे मॉन्क को आपको देखेगा कि वो थोड़ा सा ठीक है, कोई भी व्यक्ति अकेला तो होता नहीं, उसके भाई होते हैं, बहन होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो बहुत सारी मॉन्क्स को आपको नहीं देखेंगे रेगुलर जो एक कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली रिश्तेदारों के बीच में जो संपर्क होते हैं वो संपर्क करीब धीरे धीरे छूट ही जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है आपका। हाँ, बहुत सारे लोग थोड़ा मोड़ा संपर्क रखते ही हैं, वो भी आम आदमी जिस तरह का संपर्क रखते हैं उस तरह का नहीं हुए, बहुत कम है। क्योंकि आपकी मन में ऐसा आता है कि भाई ठीक है, ये हमारे जन्म के दौरान हमारा छोटा भाई थे या बड़े भाई थे या हमारा बहन थी, तो ठीक है भाई, आज दुनिया तो एक ही है, सब तो एक ही माँ बाप सबका ही रहता है, तो हमारा इनका और हमारे से क्या डिफरेंस है? या हमारा बहन थी या हमारा भाई था, इतना ही फ़र्क है। और दूसरा है वो हमारा बहन नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, इतना ही फ़र्क है। लेकिन मॉन्क्स की उसमें उस तरह का एक भावनाएँ जन्म लेता है, उसका ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा बहुत कम नजर आता है। और बाकी ठीक है,
हम व्यवहारिक तौर तरीके के लिए हमको आइडेंटिफिकेशन करना ही पड़ता है कि हमारा ये परिवार है, हमारा ये भाई है, हमारा ये बहन है, हमारा ये चाचा है, हमारा ये बुआ है, हमारा ये मामा है, हमारा ये दादाजी है, हमारा ये पिताजी है, माता जी है। ठीक है, वो चलता है। लेकिन जब माउंस लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो बहुत सारे उनके लिए बहुत ये हमारा रिश्तेदार है या हमारा रिश्तेदार नहीं है, उस तरह का भावना बहुत कम हो जाता है। तो दुनिया को एक प्रकार नजरिए से देखता है कि ऐसी है, ठीक है, ये उगंदा में रहता है, ये देखने में काला है, ये हिंदुस्तान में रहता है, ये देखने में दूसरा चेहरा है, ये श्रीलंका में रहता है, ये इस तरह का ये जो फेशियल है प्यार इस तरह का है, और ये कोलंबिया में रहता है, ये स्पेन में रहता है, स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, ये कम्बोडिया में रहता है, ये कम्बोडियन लैंग्वेज बोलते हैं, देखने में थोड़ा ऐसा है, ये कोलंबिया में है, कोलंबिया से है, ये थोड़ा देखने में इतना ही फर्क रहता है। मॉन्क जब कोई बन जाता है, क्या वो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल बुद्धिस्ट कर सकता है, एक कॉमन मैन जो मॉन्क नहीं है वो कर सकता है? हाँ, ये तो है कि माउंट्स लोगों का लाइफ में बहुत सारी है। जैसे आपको बुद्धिस्ट का जो माउंट होते हैं, नॉर्मली आपको अनमेरिड होते हैं, दूसरे अविवाहित होते हैं, और उसके अलावा उनके जीवन शैली जो है, जैसे आम जिंदगी में वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसका अभ्यास वगैरह करते हैं, उसके शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तो आम आदमी की ज़िंदगी से थोड़ा अलग तो होंगे, थोड़ा उसका रहन सहन तो अलग तो होता ही है। और वो भी उसके अलावा भी आपके जो बौद्ध धर्म का जो भी ग्रंथ है वो कंठस्थ करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं, उसको बिना देखे हुए उसको रिसाइटेशन करता है। तो आम आदमी तो उसको कर नहीं पाता है, आम आदमी उसको करने का होता भी नहीं है। वो तो जो भी व्यवहारिक ज़िंदगी में आम आदमी का जो भी ज़िंदगी में व्यवहारिक चीज़ है वही करता है आम आदमी। लेकिन एक बुद्धिस्ट माउंट हुआ तो वो तो आपके पाली शास्त्र का जो ग्रंथ है उसका रिसाइटेशन करता है, उसको कंठस्थ करता है, उसको आपको मेमोराइज करता है। उतना ही नहीं है, उसको जीना पड़ता है, उसमें अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं अगर ये बात बताऊँ विकास जी कि हम बुद्धिज्म के बारे में आपसे चर्चा करें, बड़ी आसान है, लेकिन उसको रियल ये है कि हम कितना प्रैक्टिस में है, ये है उसको रियल परीक्षा। एक मॉन्क की दिनचर्या क्या होती है, उसको अगर आप बता सकें? हाँ, आम साधारण भाषा में कहूँगा, जैसे आदमी लोग जीते हैं उसी तरह का है। वो भी सवेरे उठते हैं, इस रात में नींद जाते हैं, लेकिन उसका तरीका ही होगा, अलग ही होगा, क्योंकि सवेरे उठने के बाद वो मेडिटेशन करता है, मन को अपना ध्यान लगाता है, या पाली लैंग्वेज का जो भी सूत्र है सूत्रपात करता है, जिसको नॉर्मली आम आदमी लोग मंत्र उच्चारण कहेंगे, मंत्र उच्चारण करते हैं। तो ये तो थोड़ा फर्क तो ही है। उसके अलावा जो भी ग्रंथ ही पढ़ेंगे, जो भी ग्रंथ होगा उनके पास, वो ग्रंथ तो नहीं होंगे शेयर बाजार में क्या चल रहा है उसका ग्रंथ तो नहीं होगा उनके पास। एक उदाहरण कर रहा हूँ, ये रियल एस्टेट में क्या चल रहा है उसका ग्रंथ तो नहीं होंगे उनके पास। उनके पास होगा तो धर्म का ग्रंथ होंगे। हो सकता है अगर रुचि है तो उनका अलग अलग धर्म ग्रंथ होगा। यही है। अच्छा, तो साधना कितने घंटे चलती है एक मॉन्क की? देखिए, नॉर्मली आपकी ये निर्भर करता है कि मान लीजिए अगर 1 घंटा बैठा या 45 मिनट बैठा या 30 मिनट बैठा, उसके अलावा सिर्फ सिटिंग, ये जो मेडिटेशन है, सिटिंग मेडिटेशन के अलावा वॉकिंग मेडिटेशन वगैरह होते हैं, जैसे आप चलते हुए आपको ध्यान की चर्चा करना है। असली देखिए हमारा जो शरीर है कहाँ का भी रहे 4 काम करता है। ये शरीर कौन सा पहले 4 काम है? ये शरीर नहीं तो बैठे हुए रहता है, नहीं तो सोया हुआ रहता है, नहीं तो चलते हुए रहता है, नहीं तो खड़ा रहता है। अब भाई कोई जर्मनी में है, ये उसका शरीर ये काम नहीं करता है, ऐसा तो नहीं, वही काम करता है। आप मान लीजिए कोई नेपाल में रहता है, काठमांडू में, उसका शरीर वही काम करता है, शरीर नहीं तो बैठा हुआ रहता है, नहीं तो चलते हुए रहता है, नहीं तो खड़ा रहता है, नहीं तो आपको पैदल करता है। ये 4 अवस्था है, और एक तो सोया हुआ रहता है। ये 4 अवस्था शरीर है। तो ये चारों अवस्था शरीर में कोई बुद्धिस्ट मांग होगा, ये चारों अवस्था में वो जानता है कैसे करके अपना ध्यान को प्रयोग करना है, जिसको हम लोग एक शब्द में कहता है माइंडफुलनेस। ये कहता है लिविंग इन माइंडफुलनेस विथ टोटल कॉन्शियसनेस। ये हम लोग को एक मतलब डोंट लिव अनकॉन्शियसली, लिव इनकॉन्शियसली। मॉन्क बनने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, हाँ, पढ़ाई होती बिल्कुल है? ट्रेनिंग है, बिल्कुल ट्रेनिंग होना चाहिए। कहाँ से होती है? जैसे आपकी अगर मान लीजिए कोई भी मॉन्क मानते हैं तो उनके कोई आचार्यों के पास जाना ही पड़ता है। आचार्यों के पास जा करके आचार्य सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं। ठीक है, आचार्य तो बेसिक सिखा देते हैं, इसका मतलब कि आचार्य जो सिखा है उतना ही से आप संतुष्ट रहेंगे, ऐसा तो नहीं। खुद आपने ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, जो हमारे जिन तक शास्त्र है, हमारे धर्म ग्रंथ है, तो पढ़ना पड़ता है।
अब आचार्य तो बेसिक बता ही देगा कि ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये सीखो, ये पढ़ो। लेकिन अगर पढ़ने वाला अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा है, मतलब आचार्य ठीक है, जिनको मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं, पदाय कर सकते हैं। पदाय तो ठीक है, आचार्य तो आपको मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अगर रुचि में अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? इसलिए sometimes it is you have to be more sincere than your teacher, because your teacher just can only advise somebody, you read this chapter, you read this pages, only in brief. लेकिन डीप लेवल पर, लार्ज लेवल पर आपको कैसे? You need to study oneself. You need to study, go at the deepest level of the knowledge. तो आपके गुरु कौन रहे? हमारे गुरु अभी जाने पहचाने मनुष्य थे, वो अभी तो नहीं रहा, 10-12 साल में गुजर गए। मेरे यहाँ जब आ रही है आपको इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर देखेंगे, उसके तो फाउंडर है, उनके कैंपस में उनका मूर्तियाँ मिल रखे हैं, स्टेचू उनका स्टेचू है, डॉक्टर राष्ट्रपाल महादेव नाम है। जैसे उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, मॉन्क्स बनने के बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी कोर्स को कंप्लीट किया था, तो मैंने PhD दिल्ली तक कर लिया था। तो ठीक है, दिल्ली तक करने के बाद उन्होंने लेकिन नौकरी के लिए कोई इधर नौकरी करी या उधर जाए कोई, या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई और प्रोफेसर बनने के लिए कोई उन्होंने रुचि नहीं ली खाली। तो वो भी एक विपश्यना आचार्य थे, मतलब मेडिटेशन टीचर थे। आपने अचानक से फैसला लिया था कि मुझे मॉन्क बनना है, या क्या मतलब वो क्या मोमेंट था? कैसे परिवार को बताया होगा आपने कि नहीं अब मैं तो इस मार्ग? देखिए ये आपको मैं ये कहूँगा, अगर कोई भी आदमी कोई भी फैसला लेता है तो फैसला तो कहाँ ना कहाँ अपनी से होता है। बिना अपनी फैसला लिए हुए दूसरा माई बाप हो या जो भी हो, बाकी चाचा हो, मामा हो, वो नहीं करा सकता। तो फैसला जो है अपनी जब अंदर से जब नहीं आता है तो उसका फैसला कोई नहीं करा सकता। तो ये फैसला भी मेरा ही था। ये क्या कहते हैं, नहीं मुझे इस ज़िंदगी में जीना है, मुझे इस ज़िंदगी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुँह में बोल रहा हूँ, नहीं, प्रैक्टिकली जीना है। अगर प्रैक्टिकली हम नहीं जी रहे, अगर सिर्फ मुँह में बता रहे हैं तो होंगे नहीं। तो उसके लिए जो भी जरूरत पड़ता है उसी के ऊपर पहल करना पड़ता है, उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप? हाँ, शुरू में मैं मम्मी जी को जब बताई थी, उन्होंने कहा कि बहुत हार्ड लाइफ है, मतलब बहुत कठिन जीवन है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कितना कठिन होगा। कितने साल हो गए आपको? देखा मैं बस अराउंड 20 साल हो चुके हैं। यस, इन सब के बीच में मतलब 20 साल की उम्र में आप बने और आप अभी 40+ एज अच्छा। तो इन 30 सालों में ऐसे भी मोमेंट आते हैं कि कभी परिवार के बारे में याद आती होगी? नो सच थिंग, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे लग रहा है आपको जानकारी लेना चाहते हैं आप कि हम नहीं मानते तो अच्छा होते, सही आप ये जानना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है दूसरा आदमी नज़र में मॉन्क का लाइफ बेकार लगे, हो सकता है दूसरा आदमी के नज़र में मॉन्क का लाइफ यूजलेस लगे, क्योंकि जैसे उदाहरण है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, 4 चक्का नहीं है, मेरे पास क्या कहता है एयर कंडीशन रूम नहीं है, वेल फर्निश रूम नहीं है, वो साधारण ज़िंदगी में जीता हूँ। तो आम आदमी तो भाई गाड़ी है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लाखों का बैंक बैलेंस है और लाखों का संपत्ति है, उसी को जीना चाहता है लोग। लेकिन हम उसको पसंद नहीं है। जहाँ जो भी है मेरे पास, जो भी मैं जिस तरह का है, बस इतना ही सबसे बड़ा संतुष्टि पारमान दानव, ये बुद्ध ने कहा, जो आपकी ज़िंदगी में है उससे आप संतुष्ट हैं, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं है। आम जीवन में हम देखते हैं लोगों को कि शांति की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते हैं, शांति नहीं मिलती, पैसा कमा लेते हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। एक मॉन्क के तौर पे क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मानसिक शांति नहीं मिलती या मिल चुकी है? वो मैं जानना चाहता अब मैं मुंह से बताने से तो नहीं होगा, शायद अगर जिनके पास मानसिक शांति है तो उसमें उनके फेस में, उनके हाव भाव में रिफ्लेक्शन करता है। मैं तो आपके सामने से सुबह से है, तो
मेरे पास मानसिक शांति है या वो शांति मैं बताने से ज़्यादा नहीं होगी। मेरे सुबह से आप देख रहे हैं तो उसमें मेरे पास है नहीं है वो आप एहसास कर सकते हैं। अगर नहीं है मेरे पास तो हम बोलेंगे नहीं मेरे पास है, तो ये तो बनाया हुआ है, बनावटी बात हुआ ना। अगर नहीं है, नहीं कह रहा नहीं मेरे पास है, ये तो बनावटी बात हुई। तो अगर मेरे पास है, अगर कह दूँ मैं नहीं है, ये भी बनावटी बात हुई। तो मैं ये कहूँगा सवेरे से आप देख रहे हैं मेरा से काल भी आएगी, आप चर्चा कर रहे थे, उसके द्वारा मेरा हाव भाव में, मेरा चाल चलन में, मेरे बातचीत में आपको अगर जो लागे मैं कहूँगा आप उसमें विचार कीजिएगा। आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है? क्रोध तो सबके पास आता है, लेकिन वो क्रोध को सामान कैसे देने का है वो सबसे बड़ा जानकारी मौन होते हैं। मौन अगर ट्रेंड है उसके बाद ट्रेनिंग है वो जानता है गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा को कैसे संभालता है उसको पता है। और आम आदमी के पास नॉर्मली गुस्सा आता है, गुस्सा को कैसे शांत करना है या गुस्सा को कैसे मिनिमाइज करना है उसको जानकारी में नहीं होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस लाइफ जीता है। उनको कॉन्शियसनेस लाइफ का है नहीं, उनका अवेयरनेस लाइफ में है नहीं। तो इसलिए अनकॉन्शियसली आपका विदाउट द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अवेयरनेस वो जीता है। तो जब क्रोध आता है या आक्रोशित जब होते हैं वो तो पहले उनके अपनी को ही जलन करता है, अपनी जलता है। क्रोध एक आग के जैसा है, जैसे आग के सामने कपड़ा हो, जो भी सामान हो, कुछ भी मटेरियल हो, जल जाता है। तो आक्रोशित होने के बाद अपने आप को जलना पड़ता है, जला देता है। तो आप उस कला को अगर थोड़ा सा जानकारी हो गया, उसको कहता है आपको फार टू लिव कॉन्शियसली, फार टू लिव कॉन्शियसली। तो ये शब्द थोड़ा वो तो अभी नहीं है, ये कृष्णमूर्ति जी भी बताई थी जब जीवित थे। कृष्णमूर्ति तो अभी नहीं है, उनकी जो फॉलोअर है वो लोग जानता है। तो ये इस तरह का बहुत सारे फिलोसोफर इंडिया में बताया है, टू लिव कॉन्शियसली नॉट टू लिव अनकॉन्शियसली। आप ऐसा कला में जिए, ऐसा रास्ता में जिए, आप आक्रोशित जब होएंगे वो आक्रोश को शांत करने का आपके पास हथियार है। हथियार इस तरह का नहीं बाहर का जो तलवार है, या लोग जब आक्रोशित होते हैं एक दूसरे को तलवार दे करके मारने के काटने के लिए प्रयास करते हैं अपना आक्रोश को शांत कराने के लिए, वो तरीका नहीं है, जैसे गलत तरीका है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में अलग तरह की चिंताएं होती हैं, मसलन कि नौकरी चलेगी, चलती रहेगी, बच्चे की पढ़ाई है, घर का खर्च है, ये है, उनकी हेल्थ बनाना है। मौन के जीवन में किस तरह की चिंताएं होती हैं? हाँ, मौन की ज़िंदगी में तो उस तरह का चिंता तो नहीं रहता है कि नौकरी चलेगी या बच्चा को कुछ कराना है या बेटी को कुछ कराना है, शादी करना है मान लीजिए, या बेटा को कुछ एडमिशन दिलवाना है, उस तरह का चिंता तो नहीं रहता है। लेकिन माओ को अगर सचमुच चिंता है तो ये चिंता होता है भाई, अगर हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं या हम अगर श्रीलंका में जी रहे हैं या हम अगर कम्बोडिया में जी रहे हैं, हमारा थाईलैंड में जी रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो भी निवासी है, जो भी नागरिक है, कुछ भी धर्म मानने वाले हो, वो सुखी हो, संपन्न हो, उनकी ज़िंदगी में कष्ट ना हो, उनकी ज़िंदगी में तबलीग ना हो, ये भावना रहता है, ये मजबूरी रहता है। अगर थाईलैंड में होंगे तो वही विचार रखेगा कि हमारा थाईलैंड में जो भी लोग जीते हैं वो बीमारग्रस्त ना हो, वो उस तरह का आपकी दिक्कत में ना आ जाए, उनकी ज़िंदगी में बहुत कठिना उनकी ज़िंदगी में आ जाए, इसको हम लोग मेहता भावना कहता है। तो मेहता भावना रहता है माओ के पास। माओ के पास वो चिंता नहीं रहता है कि हमारा बेटा को ऐसा नहीं कर पाया, बेटी को ऐसा नहीं कर पाया, या दामाद को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उस तरह का फैमिली जिसको कहते टेंशन, उस तरह का तो रहता ही नहीं माओ का। लेकिन ये टेंशन जरूर रहता है कि हमारे यहाँ हम अगर भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमारा भारतवासी कैसे कुशल से जिए, कैसे हरा भरा में जिए, कैसे सुख शांति में जिए, उनके ज़िंदगी में कोई ऐसा नौबत ना आ जाए जिससे वो बहुत कष्ट हो। क्या ऐसी चिंताएं रहती हैं, जैसे एक आश्रम का संचालन कर रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर इसके आधार पर आपका जीवन चल रहा है, या और भी जो भी डिपेंडेंट है, कि कल को कोई दान ना आए, कल का भोजन कैसे होगा, ऐसी भी चिंताएं रहती हैं आपके जीवन में? हाँ, ये थोड़ा सा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है पिताजी। वो थोड़ा सा बहुत कम है आपका, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर श्रद्धालु नहीं भी आते हैं, श्रद्धालु दान भी नहीं देते, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम मर जाएंगे, एकदम भूखा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है भाई, ये दुनिया में ये भारत माता ने किन्हीं को भी जगह दिया है,
उसको ऐसा नहीं है कि पानी पीने की जगह नहीं मिलता है, उसको खाना खाने का जगह नहीं मिलता है, मिल जाता है खाना कहाँ। वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम भूखा है, 5 दिन भूखा रहा मर गया। सब उदाहरण भारत में बहुत कम मिलते हैं, दुनिया में इस तरह का उदाहरण बहुत कम होता है। तो अगर एक मंक है, वो खेती बाड़ी नहीं करता है, वो बिजनेस नहीं करता है, या कोई नौकरी वोकरी नहीं करता है, वो किसी से क्या कहता है भाई धार धूर नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपने जीता है। लेकिन उस धर्म की जो भी अनुयायी है उनके पास आता है, उस दान देखते हैं, देते हैं, तो आप उस भरोसा में अगर जिए, अगर कल हमारे पास श्रद्धालु नहीं है, अगर दान नहीं देगा तो कैसे होगा भाई, तो भाग जाएगा। अगर उस तरह का चिंता उनको सताते रहेगा तो भाग जाएंगे, क्योंकि इसीलिए भाग जाएंगे क्योंकि देख रहे हैं कि मेरे पास श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, या दान देने वाला नहीं आ रहा है, दानदाता नहीं आ रहा है, तो काम क्या होगा भाई, ये जो अनिश्चित होंगे उससे वजह वो भागेंगे, छूट छाट करके भाग जाएंगे। लेकिन वो उनको तबलीग नहीं देता है, क्योंकि वो आ गया भी खुशी रहता है, नहीं आ गया भी खुशी रहता है, जिसके कारण वो भागता नहीं है। जैसे आपका जन्म बोधगया में नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ। आप कहीं से बोधगया आए, तो जहाँ से आप आए वहाँ अलग भाषा बोलते थे। वो बोधगया में खासतौर पर बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली, स्थानीय लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो वो कैसे संवाद आप कर पाए शुरुआती दिनों में, और जब आप आए तो आप जहाँ से आए क्या भाषा आप बोलते थे, वो किस तरीके के कम्युनिकेशन इश्यूज़ थे? हाँ ठीक है, आपकी जैसे मान लीजिए कि शुरू में बोध गया में जब आए थे तो उस समय थोड़ा मागी तो समझ में नहीं आता था बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने के पहले में हम हिंदी या नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके पहले भी हम हिंदी पढ़ लेते थे। हाँ ठीक है, बलसाल में उपदेश कम था, तो यहाँ आने के बाद देखा कि और एक दूसरा लैंग्वेज मागी भाषा है। तो अब हम सोच लिए कि अगर हिया पर रहते और हिया पर रह करके हिया का बोलिया अगर ना बोला आए थे, कैसे रहते भाई, या तो भागना पड़ते। तभी हमने सोच लिया, लेकिन नहीं मागिया सीखना ही पड़ भाई, सीख ले वो और बोली भी ले वो, इसलिए आपको कैमरा में बता दिया भाई, क्योंकि प्रमाण के लिए। क्योंकि भाई जिस धरती का हम जल पी रहे हैं, जिस धरती का भोजन हम खा रहे हैं, अगर उस धरती का एक भाषा है, जिस भाषा में हजारों लोगों का प्यार है, करोड़ों लोगों का प्यार है, तो भाई उस भाषा को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है। तो हमको थोड़ा समय के वक्त भी समझने के लिए, सीखने के लिए, बस जब भी कोई काम पड़ा किसी से या यहाँ का किसी से अगर बातचीत करना, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मागी में ही तरह कम्युनिकेट करें, तो समझ तो लेते हैं, हाँ ठीक है भाई इन्होंने मागी सीख ली। लेकिन ये आपने स्वेच्छा से सीखी है, हाँ, आप पर ये फोर्स नहीं किया गया बिहार में कि यहाँ रहेंगे तो ये सीख लीजिए। जैसे नहीं, हमने सोचा कि ये इतना सुंदर भाषा है जो बिहार में करोड़ों लोग बोलते हैं, तो अगर इस भाषा को भाई, जिस भाषा से करोड़ों लोगों का प्यार है, तो मेरा भी तो उसी भाषा से प्यार होना चाहिए भाई। अगर वो प्यार नहीं होते तो आज हम आगे एक शब्द में हम सीख नहीं पाते, एक शब्द बोल भी नहीं पाते। तो ठीक इसी तरह जब महाराष्ट्र में लोग जाते हैं, कहते हैं मराठी आनी ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, तो वो भी सही है फिर अपनी जगह। हम तो कहूँगा कि भाई हमारे जो 8वीं सूची में, संविधान के 8वीं सूची में जो भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज के प्रति प्यार होना चाहिए लोगों को। अगर कोई सीख पाया तो सीख पाया, अगर सीख नहीं पाया तो क्या करेगा भाई। अब करीब 22-23 लैंग्वेजेस है, उसमें जितना सीख पाता है लोग, तो ठीक है भाई 8वीं सूची में, तो ठीक है। हम भी यहाँ रहते रहते हिंदी तो ठीक है, रुझान तो था ही हिंदी के प्रति, उसके अलावा भी आपका मागी के प्रति जो रुझान है, रुचि मुझे लगा, तो हमने सीख लिया। ठीक है, बिहार के बहुत लोग महाराष्ट्र में जाता है, वहाँ हो सकता है मराठी वगैरह थोड़ा सीखने में कठिनाई होते होंगे, इसलिए बहुत लोग बोल नहीं पाता है या उस मराठी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाता होगा, लेकिन अगर कोई सीख पाता है तो अच्छा ही है। मतलब इस पे आप एग्री करते हैं कि ये जोर जबरदस्ती से डंडे की बल पर ना कहा जाए। हाँ। कि आपको कोई डंडे के बल पर कहता है कि बोधगया में रहना है तो ये भोजपुरी, मैथिली, मगही सीखनी होगी, वो कष्टदायी होता है। हाँ, वो थोड़ा स्वेच्छा से हाँ, आ रहा है, आपको लग रहा है प्यारी भाषा, हाँ, हाँ, हाँ। संवाद। जैसे भी कहा, मान लीजिए मुझे तो कोई नहीं कहा कि भाई आप मागी सीख लीजिए, लेकिन मैंने देखा जिस भाषा के साथ करोड़ों लोगों का प्यार है, तो उस भाषा को हम क्यों प्रयास नहीं करेंगे, हम भी सीखें कुछ, हम भी उसी भाषा में कुछ बोलचाल करें, तभी तो महसूस होगा हम रहते हैं बोध गया में।
आप कितनी भाषाएँ जानते हैं? वैसे ठीक है, हिंदी तो आपसे जैसे बोल रहे हैं, इसके अलावा बांग्ला मुझे आता है, पढ़ने आता है, लिखने आता है। तो बांग्ला हिंदी के अलावा भी आपको अंग्रेज़ी लिख पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। इससे ज़्यादा मैं अगर जो कम्युनिकेशन में ज़्यादा मैं अंग्रेज़ी इस्तेमाल करता हूँ, जिसको लिख करके कहते हैं आपको, ज़्यादा अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करता हूँ। और त्रिपुरा और असम में जो हाँ, है असम में हुए, त्रिपुरा में हुए, या कोई आपको मान लीजिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्राचार करने पड़े, या आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ पत्राचार करना पड़े, तो वही ऑफिस में मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, बल्कि अंग्रेज़ी में ही लिखता हूँ। हुँ। तो मूलतः आप बता रहे थे त्रिपुरा जो कम्युनिटी का उद्भव है, त्रिपुरा से ही है। हाँ, हम लोग का जो चकमा लैंग्वेज है वहाँ, हम सुना रहे थे आपको थोड़ा सा, वहाँ गूगल ट्रांसलेशन में आ रहा है चकमा लैंग्वेज को। तो वहाँ पहले ये था कि आपको वहाँ चकमा लैंग्वेज चकमा था, लेकिन स्क्रिप्ट जो है बंगाली में था। तो ये हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो भी चकमा फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में, अपने स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। तो उसी से वहाँ प्रचलित हुए चकमा लैंग्वेज में जो भी चकमा चिल्ड्रेन हैं, बच्चियाँ हैं, वहाँ चकमा लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है, उसको पठन पाठन होता है, उसको पढ़ाई लिखाई किया जाता है। इसके अलावा भी आपको मिजोरम में जो है चकमा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ भारत के जो सिक्सटीन के अंदर मिजोरम में चकमा लोगों को 1972 में आपको चकमा ऑटोनॉमस काउंसिल मिला है। तो चकमा ऑटोनॉमस काउंसिल मिलने के बावजूद उसके चकमा ऑटोनॉमस काउंसिल के अंतर्गत जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी स्कूल वगैरह है, उसमें भी चकमा लैंग्वेज पठन पाठन कराया जाता है। आप मॉन्क बने, बौद्ध भिक्षु बने, सबसे कठिन त्याग क्या रहा आपके जीवन में? मुझे लगता है सबसे बड़ा त्याग मैंने ये मुझे लगता है ये बड़ा त्याग किया कि नौकरी के पीछे मैं कोई नहीं दौड़ा। एक व्यक्ति का इच्छा रहता है हम ये बनेंगे, मुझे नौकरी के लिए, और नौकरी के बाद आपको मेरे पास 4 पाया गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास 10 मंजिला का एक महल होना चाहिए, राजमहल, और आपके मेरे पास मान लीजिए 20 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये जो वो बहुत बड़ा ये चाहत है, ये पाने का जो इच्छा है, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा वो क्या करती है। ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि 10 करोड़ का मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, 4 पाया 10 लोग गाड़ी रखे, 5 लोग गाड़ी रखे, कभी चली। आपको ये भी बता दो, कभी एक समय ऐसा हुआ था कि हमारी चकमाई में मुंबई में नौकरी करते थे, उन्होंने वो एयर कंडीशन का उन्होंने लगाने की कोशिश किया था। क्या लगा? एयर कंडीशन, अच्छा, एसी। ऐसे लगाने के लिए कोशिश किया था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शायद आपको ये सरप्राइज लगेगा, या शायद विश्वास नहीं होंगे लोगों को, भाई अगर कोई एयर कंडीशन अपने कमरा में लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं ले रहा है भाई, क्या कारण है? जब इतना जब त्याग कर दिए, नौकरी का 4 का इच्छा वो त्याग कर दिए, गाड़ी से 4 चक्का गाड़ी से घूमने का वो इच्छा त्याग कर दिए, और प्लेन से एक राजधानी से दूसरा राजधानी में जाने का इच्छा छोड़ दिया। आज लंदन में, कल न्यूयॉर्क है, परसों वाशिंगटन है, परसों स्विट्जरलैंड है, परसों बैंकॉक में है, परसों सिंगापुर में आने जाने का छोड़ दी इच्छा। क्या इच्छा हो गया? इतना ही ना है, जिंदगी जितने भी चलता है इतना ही चलो बस। लेकिन आपको कहीं जाना होता है तो आप इन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, हवाई रूट तो जाना ही पड़ता है। वो भी मैं एक बार ही हवाई यात्रा की थी, आपका विदेश यात्रा करेंगे, हवाई यात्रा के आप विदेश यात्रा करेंगे। थाईलैंड में एक बार गया था, हम गए थे, वो भी जाने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ थाई मॉन्स्टरी है, उसके जो चीफ है वो मर गया था, जो चीफ मॉन्क है वो मर गया था, पूरे हो गए थे, तो मर गए। तो यहाँ जितना भी माउंट चीफ मॉन्क वगैरह था सबको ले जाना चाह रहे थे, थाई मॉन्स्टरी के जो माउंट्स लोग थे, तो उसमें हमको भी निमंत्रण दिए। हम तो पहले जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, हमने कहा नहीं, हम क्या करेंगे भाई, सभी बैंकों का लोग तो यहीं आते हैं, क्या करना है, मजा करेंगे। बोले नहीं भाई, वो भी आपको अच्छे से जानता सुनता है, आपसे इतना रिलेशन था, छोड़िएगा। तो उसी के बाद हम थोड़ा एक बार गए, और उसके अलावा एक बार हमारा एक साउथ कोरिया का एक मॉन्क है,
तो उनसे भी हम काफ़ी साल से जानते हैं। साउथ कोरिया में निमंत्रण किया था ले जाने के लिए, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा, क्या करें आपका साउथ कोरिया में जाकर नहीं है। आपको सरप्राइज लगेगा, सभी लोग विदेश यात्रा करने के लिए खोजता है, हमको कोई बुलाता है हम जाते नहीं, आपको सरप्राइज लगेगा। तो मॉम के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग सब बनवा के रखते हैं? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन हाँ कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल नियमित हम मतदाता हैं। आप हाँ। आप बिल्कुल, अगर हम नियमित मतदाता नहीं होंगे तो हमको भी तो कहा देगा भाई अफगानिस्तान से आप कब आए, म्यांमार से कब आए, थाईलैंड से कब आए, भूटान से कब आया। अगर वो कार्ड नहीं होगा तो चुनाव आयोग तो पूछेगा कि आप भूटान से कब आए थे यहाँ भाई। आप अगर मतदाता नहीं होगा तो चुनाव आयोग नहीं पूछेंगे, चुनाव आयोग पूछेगा। मतदाता और नागरिकता। हाँ उसके भी प्रश्न होंगे, क्योंकि अभी तो लोग एक दूसरे से भाई पूछने में मतलब बेताब है कि आप कौन देश के लोग हैं भाई, आपको कहाँ कराने वाले हैं भाई। खास करके बिहार में जो चुनाव नज़दीक है उसमें तो काफ़ी चर्चा ही है भाई। SIR। हाँ SIR में काफ़ी चर्चाएं है कि ये नेपाल से कब आया, ये पाकिस्तान से कब आया, ये म्यांमार से कब आया, ये बांग्लादेश से कब आया, ये आपका क्या कहते हैं भूटान से कब आया, कब यहाँ अपने नाम दर्ज करवाया वोटर लिस्ट में। तो अगर उस कागज़ हम नहीं रखेंगे प्रमाण के लिए, जबकि हमारा कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत काम के नहीं है, आपका बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन तब भी रखना पड़ता है। अगर नहीं तो कहेंगे भूटान से कब आई तो, नेपाल से कब आई तो, नेपाल से कब आप यहाँ रहने लगे, तो इसलिए जरूरत पड़ता है। अच्छा। तो कोई काम का ही नहीं है हमारा। मैं ऐसे पूछूँ आपसे कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है? आप मैं देखिए कागजी तौर पर व्यवहारिक तौर पर मैं आपका भारतीय है, जिसको हिंदुस्तानी कहता है, लेकिन मेरा भावना में मेरा क्या कहते हैं रहन सहन में मैं अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय किस लेवल के हैं, मतलब क्या आप पूछ सकते हैं क्या आप अफ्रीकन हैं, आप उगंडे के रहने वाले हैं, नाइजीरिया के हैं, या आप और कोई देश का है। आप मैं कहूँ कि मेरा मन में इसलिए भारत में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, इसलिए बिहारी अपना को पहचान करना पड़ता है। लेकिन भाई मेरा वो जस्ट एक बाउंड्री लेवल के जो एक आइडेंटिफिकेशन है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन है भाई, ये अगर नाइजीरिया का कागज़ है तो ये नाइजीरियन है, इसके पास अगर साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट है तो ये साउथ अफ्रीकन है, ये अगर कंबोडियन का कागज़ लिए हुए तो ये कंबोडियन है। ये जो एक ऑर्डिनरी व्यवहारिक एक पहचान है, ये बहुत सीमित पहचान है, जिसको नॉर्मली आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहते हैं। आप आजकल दो उसी में है कि कौन कौन देश का है, कौन स्वदेशी है, कौन विदेशी है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर उस स्वदेशी विदेशी हम उसमें उलझ रहेंगे, खास करके हिंदुस्तान का चक्कर में हम स्वदेशी विदेशी में उलझ लाएंगे तो हम राष्ट्र संघ में तो हम तो स्थायी मेंबर है ही नहीं, हम इसमें उलझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तू स्वदेशिया है, वो कह रहे हैं कि तू विदेशिया है, हम उसमें उलझ पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र संघ में हम कुछ नहीं है, हम स्थायी मेंबर नहीं है, हम यहाँ एक दूसरे से कह रहे नहीं तू विदेशिया है, हम कह रहे नहीं हम स्वदेशी है, हम कह रहे तुम विदेशिया है, वो कह रहे तुम विदेशिया है, हम उसमें उलझ चुके हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप तो वोटर भी हैं। हाँ मुझे लगता है मोस्टली मॉन्क वोटर भी होंगे यहाँ पे। हाँ मोस्टली माउंट्स लोग कॉन्शियस है कहने का मतलब, वो भी अपना मतदान को राष्ट्रीय धर्म मानते हैं, जैसे हम मानता हूँ, वो भी एक राष्ट्रीय धर्म है, आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, हम बाई रिलीजियस प्रैक्टिस आई एम बुद्धिस्ट, लेकिन भारत में है, हिंदुस्तानी है, तो हमारा एक राष्ट्रीय धर्म है, जिसको लोकतांत्रिक धर्म आप कह सकते हैं कि भाई जब चुनाव होते हैं तो उसमें भाग ले, आप जरूर राष्ट्रीय धर्म को निभा लें। ठीक है भाई, आप उस तरह का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि इनको वोट देना है, इनको नहीं देना है, इनको देना है, इनको हराना है, इनको जिताना है, वो नहीं करते आप, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय धर्म होते हैं, जिसको आपका डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता है, उसमें निभाना चाहिए। उसी कारण हम निभाता हूँ, नहीं तो मतदाता हमारे लिए कौन सी काम है भाई। जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मतदाता का कागज कौन सी काम है हमारा। लेकिन दूसरा तो समझेंगे कि भाई ये नेपाल से आकर कब से मेडिटेशन करने लगे भाई, उसी के लिए जरूरत है। जैसे बिहार के बारे में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर जातिगत आधारित राजनीति होती है, किस कास्ट का कैंडिडेट खड़ा है लोग भी वही सोचकर वोट देते हैं। तो एक मॉन्क के तौर पर जब आप लोग अपने मतदान का उपयोग करते हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ें होती हैं, किस आधार पर आप कैंडिडेट का चयन करते हैं? देखिए, ये आपकी अगर जमांग हम अगर अपना कैंडिडेट को चयन अगर करते हैं तो हम जरूर कहेंगे कि हम पार्टी लेवल पे तो हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं कि भाई
इस पार्टी के कैंडिडेट को देना है, इनको हराना है, इनको जिताना है, वो हमारा मानने को भी नहीं रहता है। लेकिन यह है कि हम मानते हैं कि ये राष्ट्रीय धर्म है हमारा, और इस मतदान को हम इसलिए कर रहे हैं, हम जिस स्थान में रह रहे हैं, हम जिस स्थान में रह करके हमारा वहाँ जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड हुए हैं, चयनित हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को डेवलप करने के लिए, अगर वहाँ गरीबी है, गरीब के लिए कुछ काम कर दें, उसी के लिए हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है उसको हमको निभाना चाहिए। लेकिन ये नहीं रहता है कि इस कैंडिडेट को हराओ, इस कैंडिडेट को जिताओ, इस कैंडिडेट को मतदान मत करो, ये नहीं रहना चाहता है। क्योंकि हम अपने को समझते हैं कि हम वो जो हम, तुम इस पार्टी के हो, हम इस पार्टी का है, तुम इस दल के हो, हम इस दल का है, उसमें जो हम ज़्यादा ये हो रहे हैं, हम मतलब क्या कहते हैं उसमें, इतना सम्मिलित हो गए, इतना हम इन्वॉल्व हो गया, हम उससे ऊपर सोचने का, उससे ऊपर विचार रखने का हमारा टाइम ही नहीं है। जैसे हम राष्ट्रसंघ में, राष्ट्रसंघ जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, वहाँ हम स्थायी मेंबर है और हम यहाँ जुड़े हुए हैं कि भाई तुम्हारा पार्टी खराब है, हमारा पार्टी अच्छा है, तुम्हारा पार्टी बेकार है तो हमारा पार्टी ठीक है। तो जहाँ पर उस तरह का हम स्थिति में हम जी रहे हैं, या उस तरह का स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे तो अच्छा होगा ना हम उसके लिए थोड़ा समय दें, जो हमने कहा राष्ट्रसंघ में। अब इसी में ज़्यादा देशों के लोग इसी में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, हमारे राष्ट्रसंघ में तो हम बिल्कुल नहीं। आप लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं बिहार राज्य में, आपने यहाँ अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, ऐसा कभी लगा कि कोई सरकार मॉन्क्स के हितों में काम करती, खासतौर पर राज्य सरकारें, कि या कोई वो दौर था जब मॉन्क्स के हित में बेहतर काम हुए और अब उतना बेहतर काम नहीं होते हैं, उनको मानते ही नहीं हैं यहाँ के लोग, उनके मुद्दे जो हैं वो प्रायोरिटी नहीं होते हैं, कैसा भी होता है? हम ये तो देखे हैं, आपको अगर 90 दशक से यहाँ राजनीति का जितना भी हमने देखा है या जितना भी एहसास हुआ है, मुझे लगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि मॉन्क्स का जो अधिकार है उसको देने के लिए बोले कैसा अधिकार है भाई, कौन सा अधिकार है। जैसे बिहार में आपके बौद्ध टेम्पल अधिनियम बिहार सरकार ने बना के रखा है, जिसके द्वारा महाबोधि मंदिर का रखरखाव करता है। लंबे समय से मॉन्क्स कम्युनिटी, बुद्धिस्ट मॉन्क कम्युनिटी डिमांड कर रहे हैं भाई ये कानून आप बदलाइए, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसके तो हमारा जो अधिकार है उसको हनन करता है। आप उसमें इसी तरह का व्यवस्था बनाए हुए हैं, 4 बौद्ध मेंबर है, 4 हिंदू मेंबर उसमें सदस्य मांगते हैं, उस तरह का व्यवस्था कोई गुरुद्वारा में नहीं होता है, उस तरह का व्यवस्था कोई आपके चर्च में नहीं होता है, उस तरह का व्यवस्था कोई हिंदू मंदिर में नहीं होता है, कहाँ भी नहीं होता है। सिर्फ आप इस तरह का व्यवस्था करके रखा है तो उसको सुधारेगा कौन? जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको चुनाव प्रक्रिया के द्वारा विधायक बनते हैं, MLA बनते हैं, तो जिसका बहुमत हो गया पटना में उसका सरकार बांधे। कि अगर पहले से इतना दिन से मांग करके आ रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पटना में सरकार चलाया है, कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम कैसे मान लें कि वो मॉन्क का जो विजन है उसको पसंद करता है, मॉन्क का जो बात है उनको पसंदीदा है, उसको पसंद ही नहीं है। वो समझते होंगे हो सकता है मॉन्क तो बेकार लोग है, ये लोग निकम्मा है, आपने बैठ करके, या हो सकता है नीचे जाता है ये समझता है ये तो बहुत बोलता है, ये इसको कहता है क्या हिंदी में क्या कहता है, ये बोल चाली वाले मॉन्क कहता है। लेकिन जो धर्म है वो ये सिखाता है कि जीने का तरीका, बुद्धिज़्म जीने का तरीका, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाता होगा। नहीं सिखाता है। संविधान जहाँ पे रहते हैं, आप धर्म को मानते हैं, वहाँ जिस देश में रहते हैं वहाँ के संविधान को भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक तरीका है, एक धर्म जीने का प्रैक्टिस है, समाज में रहने के लिए संविधान है। तो वो तो सबका अधिकार है कि भाई अगर किसी की बात नहीं मानी जा रही है, संवैधानिक तरीका है उसका कि हम ऐसे प्रोसेस बनाए हैं। आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, जाहिर तौर पे आप पुलिस के पास जाएंगे, न्याय व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार के अंदर आपको जब लंबे समय से रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी लगती है? कितना सुरक्षित महसूस करते हैं सड़क पर चलते हुए, खासतौर पर एक कौम के तौर पे? जबकि कौम का सांसारिक जीवन से उतना कोई वास्ता होता नहीं है, उसके पास किसी को क्या मिलेगा। फिर भी देखिए, मैं आपकी जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं अपना व्यक्तिगत का तो नहीं बताना चाहूँगा, या बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण दूंगा आपको। 2013 में हम लोग को बौद्ध मंदिर में धमाका देखने को मिला, जो 2013 के पहले 10, 9, 8
किसी का विश्वास नहीं था कि वहाँ धमाका हुआ। जहाँ तक दुनिया का आदमी लोग वहाँ शांति के लिए आता है, वहाँ भी कोई बम धमाका कराने वाले फायदा हुए हैं या धमाका करा कर दिखा दिया दुनिया को। तो भाई उसके पहले भी यही मीडिया में चर्चा चल रही थी कि बोधगया में महाबोधि मंदिर में कोई धमाका कराने वाले लोग कोशिश कर रहे हैं या तैयारियां ले रहे हैं। भाई अगर उस तरह का है तो हमारी ये जो भी एजेंसियां हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो एजेंसियां है, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है या सुरक्षा बल जहाँ पर तैनात रहता है, तो बहुत पहले सतर्क होना चाहिए था कि भाई उस तरह का धमाका वहाँ ना हो जाए या उस तरह का धमाका ना घटे। आपका उसमें दिल्ली पुलिस से मैंने एक इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने सूचना अधिकार के तौर मांगा था, जबकि ये मीडिया में आई थी कि दिल्ली पुलिस ने किसी का कोई अपराधी को पकड़ाया था। उनके क्वेश्चन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस के सामने ये खुलासा किया था कि महाबोधि मंदिर में हम धमाका कराने वाले हैं। 2012 का घटना है आपका। तो दिल्ली पुलिस जरूर उस समय कहाँ केंद्र का जो एजेंसियाँ है, राज्य सरकार का जो अथॉरिटीज है, सब डीजीपी को जानकारी दिया होगा, यहाँ का आईजी को जानकारी दिए होंगे। तो उसके बाद भी भाई इसे असुरक्षित रहा महाबोधि मंदिर, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्त करने का था, वो नहीं हुए। वो चिट्ठी तो अभी भी है, मुझे डिप्टी कमिश्नर ने जो लिखा दिल्ली पुलिस का, मैंने जब आरटीआई लगाया कि आपके वहाँ कोई क्रिमिनल पकड़ा गए थे, तो जिन्होंने आपके सामने ये जुबान दी थी कि उनकी जो ग्रुप है, उनकी जो गुट है, महाबोधि मंदिर में धमाका कराने वाला, उसका कौन सा केस है भाई, कौन सा केस में कौन सा कोर्ट में चल रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर उस एरिया का सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने कहा आप चार्जशीट जो फाइल किए उसको कॉपी मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा आप कोर्ट से ले लीजिए, हम कोर्ट में फाइल कर चुका है। तो सारी केस नंबर सारे पकड़ दे दिए, उनके बयान पकड़ दिए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है वहाँ जब उनकी पकड़ चुका था भाई, यहाँ महाबोधि मंदिर में धमाका कराने वाले कोई कोशिश कर रहा है, तो अभी राज्य और केंद्र सरकार उसके कुछ नहीं करते हैं। तो आप कैसे मान लेंगे कि भाई हमारा सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़े सुचिंतक है या सुचिंता करने वाले हैं। भाई मैं तो यही सोचूंगा, ये हमारा सुरक्षा से कोई सुविधा मुद्दा नहीं है। उनका जो कुर्सी है, क्या कहता है, इसको कहता है मुख्यमंत्री का कुर्सी है, प्रधानमंत्री का कुर्सी है, उससे ज़्यादा उनका लगाव है। हमारा सुरक्षा से कोई लगाव नहीं है। अगर हमारी सुरक्षा होता तो महाबोधि मंदिर में धमाका नहीं होता। उनके अंदर में इतना सुरक्षा एजेंसियाँ ही काम कर रहा है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था करो कि धमाका कोई ना करा। जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारी इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे रील्स आती हैं, जिसमें देखते हैं मॉन्क में जो बहुत भिक्षु हैं, बच्चे हैं, वो रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिल्में देखते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा। ठीक है, आपकी कार्य अच्छा है, क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन मॉन्क है, बहुत सारे मॉन्क लोग जीते हैं। ठीक है, उनका भी एक शौक होता है कि ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो उनको पसंद आते होंगे। तो इसलिए अगर कहाँ भी मंदिर में गया, हो सकता है पूजा का प्रोग्राम चल रहा हो, उनको थोड़ा वीडियो बना लेते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का नाम लिया या फेसबुक के डाल दिए होंगे, उस तरह का बहुत लोग करते हैं। लेकिन हमारा फेसबुक अकाउंट है जरूर, में सोशल मीडिया में अवेलेबल है, उसमें एक सुविधा भी है, लोग कम्युनिकेशन करने में आसान होते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है, मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा उसमें अटेंशन दे तो एक डिस्ट्रैक्शन का भी एक मेथड बन सकता है। क्योंकि ज़्यादा उसमें मान लीजिए कोई फोटो आप डाल दी, तो उसमें 10 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट के पीछे फिर आप कमेंट कीजिए, तो आपका अटेंशन तो उसी में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो इसलिए उसमें एक पॉजिटिव साइड भी, एक नेगेटिव साइड भी। तो इसलिए मैं अपने तो नहीं करता हूँ बहुत, ऐसा नहीं है कि उसमें नापसंद है मेरा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, अगर कोई चीज़ आप बस शेयर करना चाहते हैं उसमें ध्यान दिए तो ठीक है, सभी लोग आपके जो कनेक्टेड हैं सभी लोग देख लिए, जानकारी मिला। और बाकी तो मान लीजिए कि वो जो सोशल मीडिया है इसको मतलब पैसा देता है उसके रील बनाने के बावजूद भी, कि इतना मोनेटाइज करता है अकाउंट को, तो मुझे लगता है जब अमाउंट उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब मॉन्क बनने के प्रोसेस तय हो रहे होंगे कि मॉन्क कैसे होंगे,
तब ये तमाम चीज़ें नहीं थी, वक्त बदला, धीरे धीरे चीज़ें आई और बदलाव होते गए। पहले शायद पंखा नहीं था तो पंखे में नहीं रहते थे, लाइट नहीं थी तो लाइट में नहीं, चीज़ें मॉडर्न हुई तो उस तरीके से ही सोशल मीडिया आया, उसका इस्तेमाल। अब ये तय करना मुझे लगता है मौके पर डिपेंड करता है कि किस उद्देश्य के लिए करना है। हाँ, ये तो है, ये तो है आपके माउस के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह का तौर तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहता है या सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहता है। उनके ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है जो थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन के हैं, अगर मैं कहूँ तो मेरा उम्र के हैं, उनमें रुझान तो बहुत कम होगा। ये रील बनाना अपना या इस तरह का मोबाइल को कैमरा के रूप में इस्तेमाल करना, इसका रुचि तो बहुत कम होंगी। लेकिन जो नया नया हम मान रहे हैं या उनकी सोशल मीडिया में ज़्यादा रुचि होंगे तो इसलिए करते होंगे, अपलोड कर दी, रील बना दी, उसका अपलोड कर दी। मुझे लगता है इस तरह का ही रहता होगा। आप मूवीज़ देखते हैं? दो चीज़ तो मैं जीरो नॉलेज है मेरे पास, जीरो नॉलेज। एक तो क्रिकेट के बारे में जीरो नॉलेज है और थोड़ा मूवीज़ के बारे में मुझे बहुत जानकारी भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये कोई कोई जो हेडलाइन आता है मूवी को लेकर के, कोई विरोध कर रहा है, कोई उसमें भाई क्या सिनेमा में जा करके कुछ कर दिए, तो उस तरह का न्यूज़ में तो आता ही है आपके न्यूज़पेपरों में या ऑनलाइन एडिशन में या ऑनलाइन एडिशन में आता है। तो उसमें थोड़ा पता चलता है कि वो ऐसा मूवी एक हिस्ट्री लाइन बनाई गया जिसके तहत बहुत लोग विरोध कर रहा है, ये जिसके तहत बहुत लोगों को नाराजगी है। तो क्या है कि मूवी थोड़ा तो जिसमें ये जो हमारे जो पूजा करने का जो धर्म का स्टोरी है, जैसे मठ हुए, मंदिर हुए, गिरजा हुए, उसमें जो है उसको लेकर के एक मूवी हुई थी। मैं नाम का तो याद नहीं रख पा रहा हूँ। आमिर खान वाली? हाँ, वो आमिर खान का क्या है तो मूवी है क्या, पीके नाम है क्या? पीके। हाँ, पीके। तो उसमें बहुत चर्चाएं जब मीडिया में चर्चा हुए तो थोड़ा सा मैं देख लिया था कि भाई उसमें इतना चर्चा क्यों है, इतना चर्चाएं क्यों है। कुछ लोग तो विरोध भी किए थे, शायद आपको भी जानकारी नहीं। तो उसी में थोड़ा सा मैंने देखा था वो इस तरह का कहानी है इसमें। किन अभिनेताओं को आप जानते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, खबरों के माध्यम से? तो चूँकि मुझे आपसे बातचीत में लग रहा है कि आप अखबार या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खबरों के माध्यम से है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं वो बिना खबरों से जुड़े आप उसको जान नहीं सकते। तो वही मैं समझना चाहता हूँ कि खबरों के माध्यम से आप किन एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं, नाम से, शक्ल से? ज़्यादा तो उसमें क्योंकि हम उनके सिनेमा वगैरह नहीं देखते हैं, लेकिन भारत में हज़ारों उनके करोड़ों में उनके जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो कौन किस तरह का किसका मूवी है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई मूवी को लेकर के कोई अगर बहुत चर्चाई है पत्र पत्रिका और खासकर न्यूज़ में, तो उसको थोड़ा जानकारी में हो जाता है कि वो इस तरह का कोई मूवी बनाया है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है या लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, कोई उसके सपोर्ट कर रहा है, उस तरह का। जैसे मैं पीके का नाम लिया क्योंकि उसमें थोड़ा धार्मिक विश्वास के ऊपर है, हमारे जो परंपरागत जो रिलीजियस फेथ है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उसी के ऊपर आधारित है कहना का। तो उसको थोड़ा सा मैं अटेंशन दिया था कि भाई किस तरह का मूवी बनाया गया है या कि इतना क्यों लोग कुछ नाराजगी है, कुछ चर्चाओं में क्यों। अगर उस तरह का चर्चा नहीं होती उस मूवी के सिलसिले में, तब हमको जानकारी नहीं होता कि इस तरह का मूवी भी जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर कोई मूवी बनाया गया या जिसको आस्था के ऊपर कोई मूवी बनाया गया है या कोई बनाया है। क्या लगा देख के, मूवी देख के पीके? ठीक है, आप ये एक प्रकार अगर मूवी को आप इंटरटेनमेंट के मूवी अगर देखेंगे तो आप उस नज़रिए से तो ठीक है। अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे कि भाई ये एक जो पेज सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो आस्था की एक प्रकार व्यवस्था है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मूवी को बनाया गया है, तो थोड़ा सा उस नज़र से ठीक है। लेकिन अगर भाई हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसी धार्मिक परंपरा के ऊपर आप इस तरह का मूवी बना करके लोगों को तो क्या कहते हैं आपका लोगों को गलत चीज़ बताने का प्रयास करने का, मुझे लगता है उस नज़रिए से थोड़ा अच्छा नहीं है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा हज़ारों साल का भारत में उसका तो परंपरा है, हज़ारों साल से चल करके आ रहा है। तो उस परंपरा को तो इसे इस जनरेशन ही मान रहे, उनकी जनरेशन के जो पूर्वज है सभी जनरेशन उनको मानते थे। तो आप उसी को इस तरह का एक सिनेमेटोग्राफिक जो प्रेजेंटेशन है उसमें अगर उस विश्वास में, उस बिलीफ सिस्टम में अगर पुतराघात किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग विश्वास करते हैं, उसमें लाखों लोग विश्वास करते हैं, उसमें करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। आप उसी को एक सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी के लेकर के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लिबर्टी लेकर के उस तरह का प्रेजेंटेशन भारतवासी के सामने कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो होता ही है। हाँ, लेकिन आप जो इर्द गिर्द में जो भी गाते हैं, जो भी इर्द गिर्द में नजर आता है, उसके ऊपर अगर कोई मूवी मेकर, कोई प्रोड्यूसर या कोई स्क्रिप्ट राइटर अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उनके भी जो एक राइट्स होते हैं, राइट टू एक्सप्रेस ओन्स विजन, ओपिनियन या व्यूज़, उसके लिए वो आता है कि हाँ वो सही कर रहे हैं। लेकिन भाई आप ये बहुत बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ मामला है जो सदियों से, हजारों साल से लोग, करोड़ों लोग उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस तरह का प्रेजेंटेशन होंगे जो पिक्चर लेकर के या विजुअल लेकर के प्रेजेंटेशन होगा तब तो क्वेश्चन था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ये सब नाम से वाकिफ हैं? हम नाम भी आपके मीडिया के द्वारा ही सुना है, लेकिन ज़्यादा उन लोगों का कौन सी मूवी में, कौन सी डॉक्यूमेंट्री में क्या है वो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। ऐसे ही थी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, ये लोग तो सब लगता है क्रिकेटर है, इसलिए सब नाम थोड़ा सा परिचित है। तो उससे ज़्यादा कहाँ मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने कौन सा गेम में क्या अचीव किए, या महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा गेम में किस देश को हराया, उसके बारे में तो मेरा थोड़ा भी जानकारी नहीं है। क्योंकि मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहता है तो थोड़ा बड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये लोग क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए थोड़ा जानकारी नहीं है। आज काफ़ी जर्नलिस्ट करते हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं, तो कहाँ ना कहाँ पेज में तो आता है, स्पोर्ट पेज में होता है, मतलब तो आता है, बड़ा बड़ा हेडलाइन में आता है, थोड़ा सा नाम जानता हूँ। लेकिन पर्टिकुलर वो गेम में आजकल तो क्या सुन रहे कि 2020 क्या क्या गेम आजकल हो गया मुझे पता नहीं है सब, लेकिन नाम सुने क्या 2020 का उन्होंने हराया, उन्होंने ऐसा मारा, उन्होंने छक्का मारा, उन्होंने चौका मारा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता। तो ये मॉन्क के तौर पर जो जीवन होता है, क्योंकि रील्स के दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही मॉडर्न जनरेशन जो मॉन्क्स हैं वो रील्स यूज़ करते हैं। रील्स मतलब हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करना होता ही होगा उन्हें। इन सब के बीच में एक मॉन्क चूँकि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो अपने भावनाओं को कैसे वो काबू में रखता है, ये अगर उसके जहन में क्या ऐसे विचार आ भी सकते हैं? हाँ, ये देखिए आपको ये मॉन्क के लाइन में मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंडफुलनेस, जो प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो आम आदमी के पास, जैसे ये शब्द मैंने जो बताया, मुझे लगता है आम आदमी से कभी सुना ही नहीं होगा जो माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस और एप्लीकेशन ऑफ माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और कॉन्शियस लिविंग और अनकॉन्शियस लिविंग। तो ये जो शब्दावली जो है मैं आपको आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें उसी तरह का जीना वही सबसे आसान बताने का है। मैं तो इसे शब्द में बोल रहा हूँ, मुँह में बोल रहा हूँ, आवाज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सबसे नहीं है, उसी शब्द के द्वारा जीना है, जीवित रहना है, वही एक्चुअल है। आप उसमें जीने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, काफ़ी उसमें परिश्रम, काफ़ी उसमें एनर्जी लगाना पड़ता है। इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन यू टू लिव कॉन्शियसली मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन उसको जीने के लिए भाई काफ़ी एनर्जी लगाना पड़ता है। जैसे अगर उदाहरण तौर पर हम बता दें थोड़ा सा, आपकी जो फोटो जर्नलिस्ट है, मैं आपको सेट करने में बहुत लगा रहा, तो ये तो आसान नहीं था, या उनका कैमरा खराब तो नहीं है, लेकिन उसको फ्रेम में सेटिंग करने में वक्त लगा यही। और मॉन्क का जो कॉन्शियस लिविंग है
तो लिविंग इन एब्सोल्यूट माइंडफुलनेस, लिविंग इन एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और लिविंग मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसली, नॉट टू लिव अनकॉन्शियसली। ये कितना आसान होगा, कितना होगा, मैं आपको कैमरा पकड़ देना, इसका उदाहरण दे करके आपको समझाना चाह रहे हैं। हम्म। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो माइंडफुलनेस और तमाम मेडिटेशन, ये वो तरीके हैं जिससे ऐसे विचार ही नहीं आते जहन में। बिल्कुल सही। लेकिन जब ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, अचानक से किसी चीज़ को देखकर भाव बदल जाते हैं। आपने दुर्घटना देखी, सामने सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका एक नॉर्मल फ्लो हाँ, बदल जाता है। बिल्कुल बदल आप उस मोमेंट में फिर चलने लगते हैं, जीने लगते हैं। वही ऐसे कंटेंट में कुछ आपने ऐसा देखा जो उत्तेजित करने वाला होता हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों पर मॉन्क जब भी जो लोग देखते होंगे खास तौर पर कंटेंट, तो कैसे खुद पर काबू रखते हैं? वही वही आपको मैंने बताया, जिसका ये कंसंट्रेशन करने का ट्रेनिंग अगर नहीं होगा, जानकारी में नहीं होगा या कम जानकारी है, तो एक प्रकार ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आया है सबके साथ। जो 25 ईयर का जो जनरेशन है उनके पास ये नहीं था सुविधा, तो आज खास करके इस जनरेशन के पास तो ये सब सुविधा, बहुत एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। तो एक्सेसिबिलिटी ईजी होने के बाद में ओबियसली उनके डिस्ट्रैक्शन भी होंगे। जो कंटेंट अपलोड किया जा रहा है या नेट पर अवेलेबल है, उसके प्रति उनके तो आकर्षण तो होंगे। आकर्षण होगा तो आपको जो माइंडफुलनेस है डाइवर्ट होने का पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए तो डाइवर्ट योर अटेंशन। लेकिन आप उसी स्थिति में आप कितना अपना को मजबूती के साथ मेंटेन कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर सवाल है, बुद्धिज्म के कितने प्रकार होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से अलग कैसे है? देखिए, आपको अगर कहा जाएगा तो बुद्धिज्म तो अपनी अपनी बहुत सारे देशों में अपनी अपनी तौर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपकी एक का नाम महायाना बुद्धिज्म के रूप में लोग जानते हैं, वज्रायना बुद्धिज्म के रूप में जानते हैं, हिनयाना बुद्धिज्म के रूप में जानते हैं। तो अगर हम इस तरह का अगर आइडेंटिफिकेशन करें तो बड़ा आसान होगा। मान लीजिए कि श्रीलंका में जो श्रीलंका का बौद्ध लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको थेरावादा बुद्धिज्म या हिनयाना बुद्धिज्म के रूप में लोग जानते हैं। तो सिमिलरली आपकी थाईलैंड में, कंबोडिया में, या तो लाओस में, म्यांमार में जो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं उसको थोड़ा सा थेरावादा बुद्धिज्म आप कह सकते हैं, या उस रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। और दूसरा जैसे तिब्बत हुए या भूटान हुआ या आपका कोरिया हुए या आपका जापान हुआ या आपका चाइना हुए या ताइवान हुआ, तो वहाँ जो बौद्ध लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं उसको महायाना कैटेगरी के रूप में लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये है कि ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस तो बहुत सारी है ही नहीं। क्योंकि एक बुद्धिस्ट है जो चाइना में रहता है, वो भी बुद्ध को ही मानता है, और एक बुद्धिस्ट है जो कोलंबो में रहता है, वो भी बुद्ध को ही मानता है, और एक बुद्धिस्ट है जो बैंकॉक में रहता है, वो भी बुद्ध को ही मानता है, और एक बुद्धिस्ट है जो सिंगापुर में रहता है, वो भी बुद्ध को ही मानता है। ठीक है, उनकी वेशभूषा में थोड़ा अलग आप देखेंगे। जैसे आपको अगर तिब्बत में जो तिब्बतियन मॉन्क होते हैं या भूटान में जो भूटानीज मॉन्क होते हैं, उनकी तरफ उनकी जो ड्रेस है, ये वेशभूषा है, तो बहुत सिमिलर आप देखेंगे। लेकिन श्रीलंका में जो मॉन्क है, थाईलैंड में जो मॉन्क है, कंबोडिया में जो मॉन्क है, लाओस में जो मॉन्क है, तो उनकी जो वेशभूषा है, जैसे हमारा वेशभूषा जैसे आपको नजर आएगा। लेकिन ये ठीक है, एक बैंकॉक में रहते हैं, एक कोलंबो में रहते हैं, और एक थिम्पू में रहते हैं भूटान में, और एक तिब्बत में रहता है लासा में। लेकिन उनकी तो मूल जो स्रोत है, उसके जो प्रेरणा स्रोत है, वो कौन है? वो तो तथागत मतलब गौतम बुद्ध है। तो भाई ठीक है, भारत के वो निवासी नहीं है, बैंकॉक में रहता है, कोलंबो में रहता है, या लासा में रहता है, या थिम्पू में रहता है। लेकिन इतना दूर होते बावजूद भी भारत का एक कोई बुद्ध नाम करके एक व्यक्ति थे, उनके फिलोसफी को मानता है, उनको फिलोसफी को वो प्रेरणा के रूप में जी रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा मतलब आप ये कहेंगे कि आप लोग कहते हैं ना आम भाषा में भारत माता की जय, ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा भारत माता की जय है। ये मैं बौद्धों का जय नहीं मानता हूँ, इसका कहूँगा भारत माता का जय है। भारत माता तो सबके लिए है ना भाई, बौद्ध सबके लिए भारत माता उसी का जय है। भारत माता ने ऐसा करा दिया कि कहाँ बैंकॉक में बैठा हुआ आदमी, वो भी उन्हीं का भारत माता का एक पुत्र जिनको बुद्ध के रूप में ख्यात हुए,
उसको मानने लगा, उसको सुनने लगा, उसको विश्वास करने लगा। कोई एक व्यक्ति कोलंबो में रहता है, वो भी एक भारत माता का कोई बुद्ध, भारत माता का एक कोई सन्यासी, कोई अनंत है, उसको मानता है। और कोई थिम्पू में बैठा हुआ है या अपना टोक्यो में, जापान में बैठा हुआ है, लेकिन भारत का एक आर्य पुरुष हम लोग कहते हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध को मानता है, बुद्ध को मानता है। तो ये तो भारत माता का जड़ है। बिल्कुल। मैं देखता हूँ जो लोग बहुत से दलित जो हिंदू धर्म प्रैक्टिस करते थे, उनमें से धीरे धीरे मैं देखता हूँ वो बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ है। ये किस तरह का बदलाव है? देखिए, उसमें दिखा जी अगर कहा जाएगा तो क्योंकि हमारे देश 1947 में आज़ाद होने के बाद, ठीक है, देश को चलाने के लिए, क्योंकि हम उस ज़माना में हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, उन्हीं लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज़ का जो भी शासन व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, वो यहाँ ना रहे। तो भाई हमारी व्यवस्था होंगे तो हमारे को भाई संविधान बनाना पड़ेगा। अब संविधान में जो भी एक हुआ 1950 में जो लागू हुए संविधान का जो व्यवस्था आया भारत में, तो व्यवस्था में संविधान को बनाने में जिसका प्रमुख स्थान है डॉक्टर अम्बेडकर। सभी लोग मानता है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग भी और बोलने लगा, नहीं वो नहीं थे, वो दूसरा थे, ये हाल ही के दिनों में चर्चा में आया, मैंने देखा है उसका। तो ठीक है, दुनिया जानता है डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को रचना की है। तो डॉक्टर अम्बेडकर बाद में बौद्ध भी बने, बुद्धिस्ट भी बने, नागपुर में। तो बुद्ध बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो जितना भी लोग उनको जानते हैं, उनको मानते हैं या उनकी बात को सुनते हैं, वो सभी लोग पहले बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। तो ये एक प्रकार, ये आप नया हुआ है तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी बौद्ध धर्म यहाँ था, भारत में बौद्ध धर्म चल रही या बुद्धिस्ट मौजूद थे भारतवर्ष में। लेकिन ये है कि 1950 के बाद जब आज़ाद भारत में संविधान लागू हुए और संविधान का रचनाकर्ता में जो प्रमुख भूमिका जिनका रहा है, जिनका नाम दिया जाता है भारत में या जिनका सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो उनकी जो भी बात को सुनने वाले या उनको जानने वाले, मानने वाले सब लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। तो इसीलिए उन धर्मावलंबी जो है, मतलब जिसको नॉन बुद्धिस्ट आप कह सकते हैं, उनको लगता है होंगे ये डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर दिए भाई इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उनको लगते होंगे या इस तरह का लगता होगा। लेकिन मैं अब बात तो ये है कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसके बाद तो किसी को तो नहीं कहा कि भाई आप जो भी बौद्ध धर्म नहीं मानने वाला है आप भारत चल के यहाँ से चला जाए। किसी को तो मुझे लगता है नहीं कहा उन्होंने, तो कभी पढ़ने को नहीं मिला। भाई जो हम बौद्ध धर्म यहाँ मानने वाले हैं या जो स्वीकार कर लिए, तो जो स्वीकार नहीं किए हैं वो भारत से चला जाइए, या वो भारतीय नहीं है या वो विदेशी है, सब उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। तो थोड़ा सा, क्योंकि हर एक ये में थोड़ा सा क्यों कहता है, जब तक पॉलिटिकल कलर नहीं होते हैं, इस तरह का कलर नहीं दिया जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, शायद हजम करने का आसान नहीं होंगे। तो उसमें अगर कोई बितर खड़ा कर दे या बितर किया जाएगा, तभी लोगों को मजा भी आता है, तभी लोग पसंद भी करते हैं। तो मैं उस तरह का नज़रिए से देखता हूँ। भाई ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनकी जितना भी अनुयायी हैं, शायद बंगाल के हों, शायद बिहार के हों, शायद मध्य प्रदेश के हों, शायद गुजरात के हों, केरला के हों, तमिलनाडु के, उन्होंने तो नहीं कहा है कि हमारा जगह छोड़ के बाकी सब यहाँ से चला जाइए। भाई यहाँ से आप कोलंबिया चला जाइए, यहाँ से आप नाइजीरिया चले जाइए, यहाँ से आप अफ्रीका भाग जाइए, यहाँ से आप सऊदी अरेबिया चला जाइए। सब कोई नहीं कहा, बाबा साहब भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मुझे ये अच्छा लगता है, हमने ये ग्रहण कर लिए जो संविधान आज़ादी देता है उसका। तो उन्होंने जो आज़ादी कहा उसको सिर्फ महसूस करने के लिए उन्होंने ग्रहण कर लिया। बाकी उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, किसी का अगर नाम पसंद होता है तो भाई आप सबका अपना बोलने का, अपना विचार को रखने का सबका अधिकार है, संविधान सबको अधिकार देता है। तो आप उसमें ज़्यादा क्या कहना है। बिल्कुल। आखिर में इन शॉर्ट आप बस वो बता दीजिए, आपका प्रातः काल से रात्रिकालीन तक रूटीन क्या रहता है, आपका क्या रहता है? एक मौका छोड़, कितने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, जो कल मैं आपसे पूछा था वैसे। ठीक है, करीब 5 साढ़े 5 बजे तो उठना ही चाहिए किसी मौका। सवेरे उठने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद, या अगर लगता है स्नान करने का, स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करने का, जो चांटिंग उटिंग करने का रहता है, तो उसमें थोड़ा आसान हो जाता है।
तो उसके बाद ब्रेकफास्ट ग्रुप से कर लीजिए आपका। तो इसके अलावा कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो उसमें अटेंशन करना मतलब अटेंड करना पड़ता है हम लोग को, या लोग आता है तो उसमें बातचीत करना पड़ता है। तो खैर 11:30 बजे करके भोजन हम लोग को लेना पड़ता है या हम लोग लेते हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु आता है जो श्रद्धालु संविधान के लिए दान नहीं कर देते, तो दान नहीं करके उसको आपको 9:30-10 बजे से बीच में हम लोग शुरू करते हैं। उसमें एक प्रक्रिया है जैसे जैसे हम लोग करते हैं उसका। तो उसमें हम लोग 4-5 माउंट्स इकट्ठा होते हैं एक जगह में होकर के उसको एक परंपरागत तरीके से लोग उसको संपादन करते हैं। और उसके अलावा दिन में अगर मौका मिले तो अपने किताबों तक से जुड़ करके उसको देखना उसको पढ़ना इसी तरह करते हैं। तो और आपके शाम को वगैरह ठीक है आपका जूस वगैरह लेना है जूस वगैरह लेके और कोई ठीक है, कोई बहुत एक दूसरा जगह से यहाँ बोटिया में जाते हैं मुलाकात हो ही जाते हैं, उनकी बात को हम लोग एक दूसरे से वहाँ पर बातचीत भी करते हैं। तो उसके बाद आपके करीब मुझे लगता है बहुत सारी 9-10 बजे तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा विलम्ब हम 11, 11:30 या 12 बजे सोते हैं।